नागपूर केंद्र प्रसारित करीत आहोत लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम हॅलो डॉक्टर. आजचा विषय आहे हृदयरोग आणि तज्ज्ञ आहेत डॉक्टर प्रमोद मुंदडा. ऐकूयात लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम हॅलो डॉक्टर. श्रोतेहो नमस्कार. प्लॅटिना हार्ट हॉस्पिटल सीताबर्डी नागपूर हॅलो डॉक्टर या लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमात सर्व श्रोत्यांचं मनःपूर्वक स्वागत. आज आपण या लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमात बातचीत करणार आहोत हृदयरोगांविषयी. आपल्यासोबत आहेत तज्ज्ञ डॉक्टर प्रमोद मुंदडा. आपल्या शंका, आपले प्रश्न आपण डॉक्टर प्रमोद मुंदडा यांना विचारू शकता. त्यासाठी आमचे फोन नंबर्स लक्षात घ्या. फोन नंबर्स आहेत 6940067256 2560101 आणि 2529266. आपण जर मोबाईलवरनं फोन करणार असाल किंवा नागपूरच्या बाहेरून कॉल करणार असाल तर या फोन नंबर्सच्या आधी 0712 हा STD कोड नक्की डायल करा. श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्लैटिना हार्ट हॉस्पिटल सीताबर्डी नागपुर हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन प्रोग्राम. आज हम बातचीत करने जा रहे हैं हृदय रोगों के बारे में. हमारे साथ हैं हृदय रोग तज्ञ डॉक्टर प्रमोद मुंदडा. आप अपने सवाल, अपनी शंकाएं डॉक्टर प्रमोद मुंदडा से पूछ सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कर लीजिए. फ़ोन नंबर्स हैं 69400672 2560101 और 2529266. आप अगर मोबाइल से कॉल कर रहे हैं या नागपुर के बाहर से कॉल करना चाहते हैं तो 0712 ये STD कोड इन फ़ोन नंबर से पहले ज़रूर डायल कीजिए. डॉक्टर प्रमोद मुंदडा, नमस्कार. नमस्कार. आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में. हम बातचीत शुरू करें उससे पहले एक श्रोता हमसे फ़ोन पर जुड़ रहे हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं. हेलो. हेलो, नमस्कार. हाँ मैडम, ये हेलो. हाँ, नमस्कार. हाँ, ये मैं सुधांशुपति बोल रहा हूँ. मेरा एंजियोप्लास्टी 27 सितंबर को हुआ था प्लैटिना में. हाँ. उसके बाद सर क्या हो गया, 15 अक्टूबर को, नियर अबाउट 15-17 अक्टूबर को थोड़ा स्टूल में ब्लड आया था. हाँ. है ना, ये 2-4 ड्रॉप गिरा. फिर बाद में वो 30-40 सेकंड्स के बाद बंद हो गया ऑटोमेटिक. हाँ. फिर अभी ये नवंबर में फिर 5-6 दिन पहले थोड़ा ऐसे ब्लड आया था. हाँ. वो क्यों आ रहा है, वो रीजन क्या है एक्चुअली? देखिए, अभी जो स्टूल में ब्लड आता है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें पाइल्स जो आउटफ्लो ट्रैक्ट है ये स्टूल्स निकलने के लिए, वहाँ पर यदि कुछ ब्लड की गांठें बन जाए तो उससे भी आ सकता है. कुछ अंदर अतड़ियों की बीमारी हो सकती है, जिसमें बड़ी आंत में होने वाली बीमारियां या छोटी आंत के डिस्टल पार्ट में होने वाली बीमारियों के कारण खून आ सकता है. और हम लोग जो मेडिसिन देते हैं, जैसा आपको जो मेडिसिन चालू होगी उसमें एस्पिरिन, टिकेगुलार नाम की मेडिसिन है, इसके कारण ब्लड पतला हो जाता है और ब्लड की क्लॉटिंग कैपेसिटी कम हो जाती है. तो यदि किस पैसेज में कहीं कोई माइनर सा भी इंजरी हो गया तो ब्लड आने लगता है. आपको सबसे पहले यदि ब्लड जिस दिन आता है उस दिन आपको जो टिकेगुलार का मेडिसिन है उसके 1-2 डोज स्किप करने चाहिए. और किसी सर्जन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा के ये ब्लड क्यों आ रहा है इसकी जांच करनी चाहिए. बहुत बार कभी कभी अंदरूनी कुछ बीमारियां रहती है, जैसा टेलेंजेक्टेशिया है जिसमें ब्लड की नलियों के गुच्छे बन जाते हैं, या कभी कैंसर या इस टाइप की बीमारी के कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है. तो इनको सबसे पहले अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या सर्जन को दिखाकर अतड़ियों की जांच करवानी चाहिए कि कहीं कोई अंदर बड़ी बीमारी तो नहीं है. दूसरा, इनकी जो मेडिसिन के डोजेज हैं वो कम करने होंगे. जैसा इन्होंने बताया कि अभी 3 महीने पहले एंजियोप्लास्टी हुआ था, तो यूजुअली एस्पिरिन और टिकेगुलार नाम की मेडिसिन कम से कम 1 साल तक दी जाती है. अच्छा. तो इसमें टिकेगुलार का जो डोज है वो हमें थोड़ा सा कम करना होगा. अच्छा. अभी यदि वो 90 मिलीग्राम चालू है तो उसे कम करके 60 मिलीग्राम करना होगा, या अभी 3 महीने हो गए हैं तो उसे लोअर पावर की मेडिसिन की तरफ शिफ्ट करनी होगी. और तो सबसे इसके लिए इम्पोर्टेंट डॉक्टर की सलाह लेना लेनी जरूरी जरूरी है. होगी. और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कॉज क्या है. हाँ. यानी सिर्फ ब्लीडिंग मेडिसिन से रिलेटेड है या कोई इंटरनल कॉज है. यदि कोई इंटरनल कॉज है तो वो रूल आउट करना जरूरी है. बिल्कुल. एक और फोन ले लेते हैं. हेलो. हाँ जी, नमस्ते. हाँ बोलिए. मैडम, मैं स्नेह नगर से हाँ, बोलिए. शेखर घोषाल बोल रहा हूँ. बोलिए शेखर जी. और मेरी मिसेस दीपा
बेटा संदीप और ये भी सुन रहे हैं, मेरी बेटी दिशा भी सुन रही है आपकी प्रोग्राम। आपका सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मैं अभी रिसेंटली ना आई हैव कंप्लीटेड 65। हाँ, तो मेरे को अभी कुछ हार्ट डिजीजेस नहीं है, थोड़ा ब्लड प्रेशर शुगर है, तो हार्ट डिजीज के दूर करने लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? मॉर्निंग वॉक वगैरह चालू है? देखिए घोषाल जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने 65 ईयर कंप्लीट किए हैं। जैसा आपने बताया कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक जो है एक एज रिलेटेड प्रोसेस है। अच्छा। जैसा हमारा एज बढ़ती है हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ती है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, टोबैको, मानसिक तनाव, मोटापा, ये सारी चीज़ें जो है ये रिस्क फैक्टर्स हैं। ये जिन लोगों को होते हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल। तो आपके शरीर में दो चीज़ें जो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यदि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ को आपने कंट्रोल किया, साथ में कोलेस्ट्रॉल का चेक किया और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में है, तो हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना कम हो जाती है। दूसरा, आपने बताया कि मोटापा, आप रेगुलर वॉकिंग, एक्सरसाइज करते हैं, और यदि आप इतने संवेदनशील हैं तो आप एक्सरसाइज के साथ में डाइट पे भी कंट्रोल करते होंगे, ये मैं समझता हूँ। तो आप अभी जो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं जिसमें डाइट पे कंट्रोल, रेगुलर वॉकिंग, एक्सरसाइज, नो टोबैको, नो स्मोकिंग, मानसिक तनाव जितना कम हो सकता है उतना कम रखना, इन चीज़ों की तरफ यदि आप ध्यान देंगे तो भविष्य में हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना कम रहती है। और इसके बाद यदि कभी हो गई तो उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करना चाहिए। इससे हार्ट की मांसपेशियों का डैमेज बचता है। यदि हार्ट अटैक आने के बाद आपने 24 घंटे के बाद उसका इलाज किया तो जो डैमेज होना है वो नॉन रिवर्सिबल डैमेज रहता है। और हार्ट अटैक आने के बाद यदि 30 मिनट के अंदर उसका ट्रीटमेंट किया तो कोई डैमेज नहीं होता। तो कभी भी यदि आपको छाती में दर्द, घबराहट, भारीपन होने लगे तो जल्द से जल्द आपको अपने नज़दीक के डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसका जांच और इलाज करना चाहिए। प्रिवेंटिव स्टेप्स के लिए यदि हम सोचें, एक और फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, बोलिए। हॅलो, हाँ, बोलिए। हा मॅडम, मी अश्विनी बोलते. माझा एक प्रश्न होता बोला। की आपण जसं म्हणजे शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉलच्या गोळ्या घेत असतो आणि त्याचबरोबर मध्ये काही दात दुखलं, अजून काही झालं तर अजून दुसऱ्या पण गोळ्या घेतो आपण, पेन किलर म्हणा किंवा अजून दुसरी औषधी म्हणा. तर याचा हार्टवर काय परिणाम होतो? आपल्या शरीराची कॅपॅसिटी काय असते? ये देखिए, जो पेन किलर्स रहते हैं ये बहुत सेफ ड्रग्स नहीं है। ये जो पेन किलर्स रहते हैं, पर्टिकुलरली इसमें NSAID ग्रुप के जो ड्रग्स हैं, इसमें किडनी पे दुष्प्रभाव आते हैं, हार्ट पे दुष्प्रभाव आते हैं, और ये अच्छे ड्रग्स नहीं होते हैं। इसके अंदर में जैसा पैरासीटामोल रिलेटिवली सेफ ड्रग होता है। तो नॉर्मली हम लोगों का टेंडेंसी होता है कि पेन किलर्स जितना लो रख सकते हैं उतना लो रखें। NSAID ग्रुप के ड्रग आज से 15-20 साल पहले बहुत यूज़ होते थे, लेकिन आपने रिसेंटली बहुत सारे न्यूज़ सुने होंगे जिसमें NSAID ग्रुप के जो ड्रग्स हैं उसके कारण मरीज को किडनी की डैमेज हुई। कुछ ड्रग्स हैं जिसमें हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ने की भी संभावना होती है। उसमें साइक्लोऑक्सीजनेज इनहिबिटर्स जो रहते हैं उसमें वो जब ड्रग विड्रॉ करते हैं तो उस समय हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो NSAID ग्रुप के जो ड्रग्स रहते हैं वो डॉक्टर की सलाह के बगैर मत लें, जितना कम से कम हो सकता है उतना कम से कम लें। ये पॉलीआर्थराइटिस वाले जो पेशेंट रहते हैं, पर्टिकुलरली वात वाले जो पेशेंट रहते हैं, वो स्टेरॉइड्स बहुत बार लेते हैं। ये जो स्टेरॉइड्स लेते हैं उसके कारण ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल तीनों बढ़ते हैं और हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो स्टेरॉइड के ड्रग्स का सेवन जहाँ तक पॉसिबल है ना करें। यदि करते भी हैं तो डॉक्टर के सुपरविजन में करें और इससे ब्लड प्रेशर, शुगर नहीं बढ़ रहा है इसका विशेष ध्यान दिया जाए। बिल्कुल। एक और श्रोता फोन पर जुड़ रहे हैं। हेलो, नमस्ते मॅम. नमस्ते सर. नमस्ते, मी वैशाली बोलत आहे मनीष नगर मधून. बोलिए. माझा सर तुम्हाला 2 प्रश्न आहे. एक हा प्रश्न आहे की एक रिलेटिव्ह होते, त्यांना किडनीचा त्रास होता, डायलिसिसवर होते आणि त्यांचं बॅक पेन झाला. आम्हाला वाटलं त्यांना असं झोपू पाठीचं दुखणं आहे, आम्ही दाबून दिलं, 2 दिवस आराम पडला. पण सर तिसऱ्या दिवशी ज्यावेळेस ते उठले, व्यवस्थित बोलले आणि अचानक अटॅक आला आणि त्यांची जागेवरच डेथ झाली. तर हे कसं काय, म्हणजे बॅक पेन पण हे अटॅकचं एक लक्षण असू शकते का? हा एक प्रश्न. आणि दुसरा प्रश्न असा आहे, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर
या 2 महिन्यामध्ये अटॅकचं प्रमाण जास्त असते. तर या मध्ये काय कारण आहे? तुमचं वेदर कारण आहे की काय कारण आहे? वैशाली जी, आपके दोनों प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि बैक एक हार्ट अटैक के कारण हो सकता है क्या? हो सकता है। हार्ट अटैक के अधिकतर केसेस में छाती का जो दर्द होता है वो सामने के भाग में होता है। सामने छाती के दर्द के बीच के भाग से ये गले की तरफ, बाएं कंधे की तरफ जाता है। लेकिन कभी कभी बैक के भी हार्ट अटैक के रूप में दिख सकता है। नंबर 1। नंबर 2, कभी कभी डाइसेक्शन ऑफ एओर्टा, बैक एक जो रहता है वो डाइसेक्शन ऑफ एओर्टा की हार्ट से निकलने वाली जो बड़ी आर्टरी एओर्टा है उसमें तड़कन आ जाती है और उसके कारण बैक एक होता है। और ये तड़कन जब नीचे हार्ट की तरफ जाती है तो वो हार्ट अटैक कर सकती है। ऊपर ब्रेन की तरफ गई तो पैरालिसिस कर सकती है। और नीचे पैरों की तरफ गई या पेट की तरफ और पैरों की तरफ गई तो पेट की तरफ जब जाती है तो अतड़ियों का गैंग्रीन, और पैरों की तरफ गई तो पैरों का गैंग्रीन और किडनी फेलियर कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो बैकएक हार्ट के लिए, हार्ट के अटैक के रूप में या डाइसेक्शन के रूप में प्रेजेंट कर सकता है और इससे डेथ हो सकती है। दूसरा आपका प्रश्न था नवंबर दिसंबर में हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, नवंबर दिसंबर में हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। पिछले 1 हफ्ते में जितने ब्लड प्रेशर सडनली बढ़ने वाले पेशेंट मैंने देखे हैं, इतने पेशेंट पिछले साल भर में नहीं देखे होंगे। पिछले 15 दिनों से जब से ठंड बढ़ने लगी है तब से ब्लड प्रेशर सडनली शूटअप होने लगे हैं लोगों के। ब्लड प्रेशर के कारण नसें सिकुड़ जाती हैं और नसें सिकुड़ने के कारण प्रेशर बढ़ जाते हैं। और जब ये प्रेशर बढ़ जाते हैं तो उसका हार्ट पे दुष्प्रभाव आता है, ब्रेन पे दुष्प्रभाव आता है, फेफड़ों में पानी भरने की समस्या बढ़ जाती है। पिछले 1 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ कि हर रात 12 से 4 बजे के बीच में 1 से 2 मरीज आते हैं जो रात को सडनली बीपी शूटअप हो गया और फेफड़ों में पानी भर गया, उसके कारण आ रहे हैं। इसके लिए एकदम ठंड के समय में हमने जो वॉकिंग एक्सरसाइज के लिए एकदम 4-5 बजे उठ के जाते हैं, उन्होंने थोड़ा सा लेट जाना चाहिए, थोड़ा सा सूर्योदय के बाद वो वॉकिंग एक्सरसाइज के लिए जाएं, एकदम ठंड के समय ना जाएं। रात में यदि कहीं आप जा रहे हैं तो बराबर गर्म कपड़ों का उपयोग किया जाए और एकदम ठंडे सेवन जो होते हैं उससे अपने आप को बचाएं। तो ठंड से बचने के उपाय की तरफ हमें ध्यान रखना चाहिए। ठंड के समय में ब्लड प्रेशर के मरीजों ने बीच बीच में ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए और ब्लड प्रेशर यदि बढ़ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। बिल्कुल। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्लैटिना हार्ट हॉस्पिटल सीताबड़ी नागपुर हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन प्रोग्राम। आज हम बातचीत कर रहे हैं हृदय रोगों के बारे में। हमारे साथ है हृदय रोग तज्ञ डॉक्टर प्रमोद मुंदड़ा। आपके सवाल, आपकी शंकाएं आप डॉक्टर प्रमोद मुंदड़ा से पूछ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 6940067256, 2560101 और 2529266। 0712 ये STD कोड डायल कीजिए इन फ़ोन नंबर से पहले अगर आप अपने मोबाइल से कॉल कर रहे हैं या अपने लैंडलाइन से कॉल कर रहे हैं। एक और फ़ोन ले लेते हैं। हेलो हॅलो, नमस्ते। हा नमस्कार सर, मी नितीन पडोळे बोलत आहे। बोलिए नितिन। सर, माझा प्रश्न असा आहे की मला टॅकिकार्डियाचा प्रॉब्लेम आहे। हाँ, तर टॅकिकार्डिया ज्या पेशंटला असतात त्याचं काही हार्ट डिसीज सोबत काही कोरिलेशन आहे का, किंवा हार्ट अटॅकचे चान्सेस जास्त असतात का? आणि त्याच्यामध्ये दुसरं एक असं आहे सर की आपण मेडिसिनच्या व्यतिरिक्त हार्ट अटॅक टाळण्यासाठी काही आयुर्वेदिक उपाय आहे का, किंवा काही फ्रूट्स असे आहेत की ज्याला आपण घेऊन हार्ट अटॅक टाळू शकतात। नितिन जी, आपका उम्र कितना है? नितिन जी से बात डिस्कनेक्ट हुई है। जैसा उन्होंने बताया कि टैकीकार्डिया, और उनके आवाज़ से एक मैं अंदाज लगाता हूं कि उनका उम्र 30 से 35 साल के बीच में होगा। तो इस उम्र में होने वाले जो टैकीकार्डिया रहते हैं ये अरिदमिया की कैटेगरी में आते हैं। अरिदमिया यानी एबनॉर्मल हार्ट बीटिंग। जो टैकीकार्डिया रहते हैं उसमें हार्ट की बीटिंग नॉर्मली 60 से 100 के बीच में होती है। यदि ये 100 के ऊपर होने लगे तो टैकीकार्डिया है। मुझे उनसे कुछ चीज़ें और पूछनी थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। ये जो टैकीकार्डिया है सिंपल साइनस टैकीकार्डिया हो सकता है जिसका कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन बुखार आ गया तो हार्ट की गति बढ़ जाती है। इस प्रकार की जो चीज़ें रहती हैं वो हो सकती हैं। कभी कभी थायराइड की बीमारी के कारण हार्ट की गति बढ़ती है। थायराइड का फंक्शन यदि ज़्यादा हो जाए, हाइपरथायराइडिज्म, फिर कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जैसा प्रेगनेंसी में हार्ट की गति बढ़ती है। खून की कमी हो जाए तो हार्ट की गति बढ़ती है। ये सिंपल चीज़ें हैं। कभी कभी हार्ट की बीटिंग बहुत तेज बढ़ के 170, 80, 200 तक चले जाती है। अधिकतर केसेस में ये सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होते हैं। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को कन्वर्ट करने के लिए कुछ जैसा गले के नस के पास प्रेशर देना
और उसके बाद में कुछ दवाइयाँ दे के उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि इससे ये कंट्रोल ना हो तो ईपी स्टडी एब्लेशन नाम की टेस्ट होती है, जिसमें ईपी स्टडी द्वारा हार्ट में जो एबनॉर्मल करंट चल रहा है वो किस जगह से चल रहा है इसको डिटेक्ट करते हैं, और यदि वो एबनॉर्मल करंट डिटेक्ट हो तो उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो उसका परमानेंट क्योर हो जाता है। कुछ टैकीकार्डिया हार्ट अटैक के कारण भी आते हैं। हार्ट अटैक के समय हार्ट की बीटिंग बहुत तेज हो जाती है और उस समय वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया नाम की बीमारी होती है, ये डेडली होती है। हार्ट अटैक के समय यदि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाए तो डेथ होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, तो उसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। उसी तरीके से कुछ एबनॉर्मल बीटिंग हार्ट के वॉल के पेशेंट को होती है। हार्ट के वॉल, जिसमें हार्ट के माइट्रल वॉल में यदि चोकअप या लीकेज है तो मरीज को एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर नाम की टैकीकार्डिया होते हैं। तो ये अलग अलग टैकीकार्डिया हैं जिसका अलग अलग इलाज है। इनसे बात पूरी नहीं हो सकी, लेकिन बात करते समय मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें या तो सिंपल साइनस टैकीकार्डिया होगा या सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होगा। इन्हें अपने नजदीक के डॉक्टर से मिलकर सलाह लेनी चाहिए और उसके बारे में इलाज करना चाहिए। बिल्कुल। एक और फोन ले लेते हैं। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, ये मैं अमरजीत सिंह बोल रहा हूँ। सर से मेरा सवाल है कि सर किसी भी इंसान को मतलब हार्ट अटैक आना या नहीं आना, इसमें क्या सर फैमिली हिस्ट्री भी मतलब कोई रोल प्ले करती है? और दूसरी बात सर, ये फीमेल मतलब इसमें यंग एज में हार्ट अटैक आना मतलब या नहीं आना, ये मतलब आज के मतलब कॉन्टेक्स्ट में आप कितना बताएंगे कि सर कितना चांसेस है मतलब महिलाओं का आना, मतलब क्योंकि मेल पर्सन में तो रेगुलर आते रहते, कि उनका कितना है मतलब? अमरदीप सिंह, आपके दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है। फैमिली हिस्ट्री, जिस परिवार में माँ बाप भाई बहन को कम उम्र में हार्ट अटैक आया है, उस परिवार में नेक्स्ट मेंबर को हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम माँ बाप से उनके गुण लेते हैं, अच्छे गुण हम इनहेरिट करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी हम इनहेरिट करते हैं, लेकिन इसके साथ में कुछ खराब चीजें जैसा हार्ट अटैक और अलग अलग बीमारियां भी हम अपने माँ बाप से इनहेरिट करते हैं। उसी तरीके से यदि किसी परिवार में सपोज मेरे बड़े भाई को कम उम्र में हार्ट अटैक आया है तो मेरी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। जिम्मेदारियां जो बढ़ जाती है उसमें कि भली कम उम्र से ही मैंने डाइटरी प्रिकॉशंस, एक्सरसाइज के तरफ ध्यान देना, कुछ मेडिकल चेकअप करना, यदि ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये बॉडी में डेवलप हो रहे हैं तो इनका समय पे इलाज करना मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जिन परिवारों में हार्ट अटैक कम उम्र में आया है, इसमें हम कुछ पैटर्न्स देखते हैं। जैसा एक एपोलाइपोप्रोटीन स्मॉल ए नाम का एक केमिकल, लाइपोप्रोटीन स्मॉल ए एक बॉडी में केमिकल होता है, यदि ये बढ़ा हुआ है तो पारिवारिक समस्या ज़्यादा होने की संभावना होती है और इनको साधारण से अधिक प्रिकॉशंस लेने चाहिए। उसी तरह होमोसिस्टीन नाम का एक केमिकल है जो इसमें बढ़ा हुआ पाया जाता है, और यदि होमोसिस्टीन बढ़ा हुआ है तो उसके लिए समय पे यदि ट्रीटमेंट किया तो उसके कारण क्लॉटिंग होने की रिस्क कम हो जाती है। तो ये जिन परिवारों में कम उम्र में हार्ट अटैक आए हैं उन्होंने अपने लिए शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर इनका चेकअप करना, लाइपोप्रोटीन स्मॉल ए का चेक करना और सीरम होमोसिस्टीन का चेक करना ये जरूरी है। दूसरा इनका प्रश्न यंग फीमेल्स के लिए था। फीमेल्स में जब तक ओवरीज का फंक्शन अच्छा चालू है और उससे जो एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन्स निकलते हैं उससे लेडी को एथेरोस्क्लेरोसिस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन जिन महिलाओं को डायबिटीज है, जो महिलाएं तंबाकू सिगरेट का सेवन करती हैं, जो महिलाएं एक्सटर्नल रूप में हार्मोन्स का उपयोग करती हैं, इन महिलाओं में जो नेचुरल प्रोटेक्शन रहता है ये प्रोटेक्शन निकल जाता है। हमने कुछ केसेस देखे हैं जिसमें कम उम्र में महिलाओं को अटैक आए हैं और उसमें देखा गया है कि किसी कारण से उनकी ओवरीज निकाल दी गई हैं, कोई बीमारी के कारण ओवरीज निकाल दी गई हैं, या ये महिलाएं तंबाकू सिगरेट का सेवन कर रही हैं, या ये महिलाओं को डायबिटीज है। कोविड के बाद में भी कुछ केसेस हमने देखे जिसमें कम उम्र में महिलाओं को अटैक आए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कम उम्र में भी महिलाओं को अटैक आ सकते हैं। आज से 40 साल पहले या 30 साल पहले यदि कोई लड़की डॉक्टर के पास जाती और छाती में दर्द हो रहा है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता था। लेकिन पिछले 15 साल के अनुभवों से मैंने, यदि कोई लड़की कम उम्र में भी छाती में दर्द लेके आती है तो मैं उसे हार्ट अटैक के लिए पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक और फोन ले लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते। हाँ बोलिए।
डॉक्टर साहब से बात करनी है। हेलो। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर, मुझे ना एंजियोप्लास्टी के बाद ना फिर से थोड़ा क्लॉट हो गया था और अटैक आ गया था। हाँ। आफ्टर एंजियोप्लास्टी 4 दिन के बाद। हाँ। तो इसमें अभी क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्योंकि मेरी फिर से एंजियोप्लास्टी हुई तो उसको 1.5 महीना होने को आया और फिर अभी चीजें तो अभी नॉर्मलाइज है। वैसे इको वगैरह 2-3 बार निकाला तो उसमें भी सब नॉर्मलाइज रहा। और ये क्यों हुआ होगा ऐसा मुझे थोड़ा सा आपसे पूछना था। और आपको जो ब्लड थिनिंग मेडिसिन खाना चलता है क्या? आपको जो ब्लड थिनिंग मेडिसिन दी गई थी उसके नाम बता सकेंगे क्या? मुझे इकोस्प्रिन एक्सेर वगैरह तब मेरा 3 ही दिन हुआ था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा एनर्जेटिक लग रहा था। इकोस्प्रिन और एक्सेर के बाद चौथे दिन ऐसा हुआ फिर से। देखिए, एंजियोप्लास्टी के बाद ये जो विद इन वीक जो क्लॉटिंग होती है इसे सबएक्यूट थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। सबएक्यूट थ्रोम्बोसिस में एंजियोप्लास्टी करने के बाद जिस जगह पे हमने एंजियोप्लास्टी किया है उसी जगह पे फिर से क्लॉटिंग आ सकती है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें एक है ड्रग रेजिस्टेंस, कि ये ड्रग हमारी बॉडी में प्लेटलेट के कण पे काम नहीं कर पा रही है और उसके कारण क्लॉटिंग होती है। आज से कुछ साल पहले हम लोग क्लोपिडोग्रेल नाम की मेडिसिन वापरते थे, तो उसमें क्लोपिडोग्रेल में ड्रग रेजिस्टेंस होने की संभावना ज्यादा होती थी। लेकिन इन्होंने जो मेडिसिन का नाम लिया है टिकेगुलार, इसमें इस प्रकार की केस होने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन शून्य नहीं है। तो एक है ड्रग रेजिस्टेंस, दूसरा है एंजियोप्लास्टी करते समय जो स्टेंट है वो बराबर पूरी तरह ओपन हुआ है नहीं हुआ है। यदि स्टेंट पूरी तरह ओपन नहीं हो या उसके स्टेंट के एजेस पे कोई डिसेक्शन या डैमेज रहे तो क्लॉटिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ पेशेंट में क्लॉटिंग होने की टेंडेंसी नॉर्मल से ज़्यादा होती है। तो जिन पेशेंट्स में क्लॉटिंग होने की टेंडेंसी नॉर्मल से ज़्यादा होती है वहाँ पे भी सबएक्यूट थ्रोम्बोसिस हो सकता है। अब इनके केस के डिटेल्स मुझे अभी याद नहीं है या मुझे मालूम नहीं इनका एंजियोप्लास्टी कहाँ हुआ, तो बोलना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली क्या कारण रहा होगा। बट ये 3 में से एक संभावना है, बॉडी का टेंडेंसी, ड्रग रेजिस्टेंस एंड स्टेंट जो डाला गया उसमें कोई डैमेज या उसके एजेस पे कोई डैमेज। और कभी कभी जो स्टेंट की जो कोटिंग होती है ड्रग की उसको बॉडी रिएक्ट करती है और उसके कारण भी थ्रोम्बोसिस होते हैं। तो अब ये 3-4 चीजें हैं। इस पर्टिकुलर आपके केस में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है पूरे केस एनालिसिस किए बगैर बोलना मुश्किल है। लेकिन अभी आपको नॉर्मल से ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि आप जो ड्रग ले रही हैं वो ड्रग बीच में डिसकंटिन्यू ना हो और डॉक्टर के क्लोज सुपरविजन में आपको रहना चाहिए। जैसा नॉर्मल पेशेंट को हम हर 3 महीने 6 महीने में बुलाते हैं, इनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि कम से कम शुरुआत में हर महीने डॉक्टर के पास जाकर बीच बीच में जांच इलाज करते रहें। जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको स्ट्रांगली कंट्रोल करें। होमोसिस्टीन नाम का एक केमिकल रहता है बॉडी में, उसको चेक करें कहीं होमोसिस्टीन बढ़ा हुआ तो नहीं है और इस हिसाब से अपना इलाज करें। बिल्कुल। एक और फोन ले लेते हैं। हेलो। बोलिए। मैम सर से एक सवाल पूछना है, जैसे अपन बीपी की गोली लेते हैं। हाँ हेलो। बोलिए ना। बीपी की गोली चालू है तो अपन ब्लड डोनेट कर सकते हैं क्या? यस, आप बीपी के मेडिसिन लेते हुए ब्लड डोनेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो आपका ब्लड डोनेशन है, ये जो कैंप होते हैं ब्लड डोनेशन कैंप, वहाँ नहीं होगा। आपको ब्लड डोनेट करने के लिए या तो ब्लड बैंक में जाना होगा जहाँ पे डॉक्टर के सुपरविजन में आपका ब्लड डोनेशन हो, या हॉस्पिटल सेटिंग में जहाँ पे ब्लड बैंक है वहाँ जाकर आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए। ओपीडी बेसिस में या कैंप के बेसिस पे जहाँ ब्लड डोनेशन होते हैं वहाँ पे आपने ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। इतने सारे फ़ोन श्रोताओं के आ रहे हैं और कई सारे सवाल जो सही में बहुत अच्छे सवाल हैं और जो कॉमन यूज़ के जो कि भाई रोज के दिनचर्या में जो कॉमन यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उस प्रकार के प्रश्न आज श्रोता पूछ रहे हैं। बिल्कुल। तो श्रोताओं को हम एक बार फिर ये भी बताना चाहेंगे कि जब कोलेस्ट्रॉल की बात होती है तो एक बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल, इन चीज़ों के बारे में भी बात होती है। तो ये क्या होता है? इसके अंदर में देखिए जो LDL नाम का कोलेस्ट्रॉल होता है ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये कोलेस्ट्रॉल हार्ट की रक्तवाहिनियों में और शरीर की किसी भी दूसरी रक्तवाहिनियों में डिपॉजिट होने की संभावना बढ़ाता है। जबकि HDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। आज से 20 साल पहले जब हम ट्रीटमेंट टारगेट करते थे तो दोनों टारगेट करते थे। LDL कम करना है और HDL बढ़ाना है।
धीरे धीरे हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि HDL बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा। और LDL कम करना ज़्यादा आसान है। और बहुत सारे जो ड्रग्स हैं उनसे LDL तो कम हो जाता है लेकिन HDL उतना बढ़ नहीं पाता है। तो आज अभी जो प्राइमरी टारगेट हमारे डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा दिए गए हैं वो ये है कि LDL को जितना आप कम रख सकते हैं उतना कम रखें। LDL, ट्राइग्लिसराइड, VLDL, HDL इनके तरफ बहुत ज़्यादा बॉदर ना करें। यदि आप बढ़ा सकें HDL तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं भी बढ़ा पाए तो ज़्यादा चिंता ना करें और LDL को जितना कम रख सकते हैं उतना कम रखने का कोशिश करें। और जब हम बात करते हैं कि रेगुलर चेकअप होनी चाहिए, तो एक आम इंसान के लिए रेगुलर का मतलब कितना रेगुलर हो सकता है, और जिन्हें हार्ट अटैक हो चुका है उनके लिए क्या जैसा इंटरवल हो यदि सकता आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 40 साल की उम्र एक ऐसी उम्र है जहाँ पे पहली बार चेकअप होना चाहिए। 40 साल की उम्र में चेकअप करते समय ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये 3 मिनिमम चीज़ें हैं जो चेक करना चाहिए। यदि ये तीनों चीज़ें नॉर्मल है तो हर 2 साल में एक बार आप चेक कर सकते हैं। अच्छा। यदि इसमें से कोई एबनॉर्मल है तो फिर हर 6 महीने से 1 साल के बीच में चेक करके इनको कंट्रोल में रखना चाहिए। लेकिन जिन मरीजों को हार्ट अटैक आ चुका है या एंजियोप्लास्टी या बाईपास हो चुकी है उन्होंने ये चेकअप थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीक्वेंट करना होगा। हम लोग जिनके हार्ट अटैक आ चुके हैं, एंजियोप्लास्टी बाईपास हो चुका है, उन्हें हर 6 महीने में कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर का चेक करके उसको कंट्रोल में रखने की सलाह देते हैं। ऐसे परिवार जिसमें कम उम्र में अटैक आया है, जैसा पिछले हफ्ते मेरे पास एक पेशेंट आया जिसको 34 साल की उम्र में अटैक आया। तो उसका जो बच्चा है वो करीब 9 साल का है अभी। तो मैंने उसके लिए भी सलाह दी कि भाई एक बार उसका शुगर, कोलेस्ट्रॉल चेक कर ले। क्योंकि ये जो पेशेंट मेरे पास आया था इसका टोटल कोलेस्ट्रॉल करीब 550 था, जो नॉर्मल 200 के नीचे होना चाहिए। और LDL कोलेस्ट्रॉल करीब 350 था, जो नॉर्मली 100 के नीचे होना चाहिए। तो ये फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेमिया नाम की बीमारी हो सकती है। तो इसमें यदि बच्चे को भी ये प्रॉब्लम है तो कम उम्र से बच्चे को प्रिकॉशंस के लिए हम जागरूक कर सकते हैं कि भाई बच्चे को थोड़ा सा डाइट के तरफ प्रिकॉशंस, थोड़ा सा एक्टिविटी के लिए मोटिवेशन हम बचपन से करें, जिससे आगे जाके उसको प्रॉब्लम होने की संभावना कम से कम हो। और अधिकतर हम केसेस में हमने देखा है कि ये जो फैमिलियल हाइपरकोलेस्टेमिया के पेशेंट होते हैं इस परिवारों में कम उम्र में हार्ट अटैक, पैरालिसिस की बीमारियां आती है। बिल्कुल। और जब हम प्रोग्राम के आखिरी दौर पर जा ही रहे हैं और बात चली गई है कि फैमिली हिस्ट्री होती है, तो उसी तरह जो आदतें होती है वो भी फैमिली में होती है। तो किस तरह से हम इन्हें कंट्रोल फैमिली करें? हिस्ट्री में 2 चीजें हैं, जैसा एक जेनेटिक बैकग्राउंड, दूसरा खाने की आदतें। जैसा अभी सपोज मेरे परिवार में तली हुई चीजें खाने की आदत ज्यादा है, तो मेरा जब बचपन से ग्रोथ होगा तो नेचुरली मेरे जीभ को भी वही टेस्ट डेवलप होगा। तो एक्चुअल सभी ने तेल, घी की मात्रा खाने में कम करनी चाहिए। तेल, घी, शक्कर, नमक इसकी मात्रा सभी ने कम करनी चाहिए। तली हुई चीज़ों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि शून्य करें। मैं मेरे पेशेंट्स को बताता हूँ कि जीभ के लिए हार्ट को तंग ना करो और हार्ट के लिए जीभ को तंग ना करो। दोनों इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। यदि हमें खाने का सेटिस्फेक्शन नहीं है तो भी जिंदगी का मजा नहीं है। लेकिन हमने खाने के मजे के चक्कर में हार्ट को तंग किया और हार्ट अटैक आने की संभावना को बढ़ा लिया तो आपका ये शौक ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। तो हमें अच्छे समय, लंबे समय तक अच्छी जिंदगी जीना है। उसके लिए हमें जीभ और हार्ट दोनों के बीच में एक सामंजस्य लाना है। जीभ ने हार्ट को बोलना चाहिए, देख भाई इतना तो मैंने खाना ही है, और हार्ट ने जीभ को बताना चाहिए, देख भाई इससे ज्यादा नहीं। तो यदि ये हमने एक बैलेंस किया तो हमारी जिंदगी लंबे समय तक अच्छी चलेगी। बिल्कुल। तो एक समन्वय हर चीज में होना जरूरी है, खाने पीने की आदतें और उसी तरीके से एक्सट्रीम्स ऑफ एक्सरसाइज नहीं होना। यदि हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या जितनी एक्सरसाइज की हमें आदत नहीं है उतनी एक्सरसाइज करते हैं तो ये भी हमें हार्ट अटैक की ओर लेके जाता है। ये जानकारी समाज को होना जरूरी है। श्रोताओं, आप सुन रहे थे प्लैटिना हार्ट हॉस्पिटल सीताबर्डी नागपुर हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन प्रोग्राम। आज इस प्रोग्राम के लिए हमें तकनीकी सहयोग मिला सचिन कोगणे और विजय वैद्य से। प्रस्तुति सहयोग मिला अतुल साखरकर से। प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता थी संगीता अरसपुरे। डॉक्टर प्रमोद मुंद्रा के साथ मैं कल्याणी गोखले अब आपसे इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार. हॅलो डॉक्टर हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम आत्ताच आपण ऐकलात.